वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। जी है बेटा, जैसे ध्यान दीजिएगा कि कक्षा 12 वाले ध्यान देंगे। उनका रसायन विज्ञान का जो पेपर होने वाला है वो 4 मार्च को होने वाला है। ठीक है, तो 4 मार्च को रसायन विज्ञान का होने वाला पेपर जो है, हम आज फिजिकल केमिस्ट्री की बात करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, यानी कि इसमें ठोस अवस्था होगा, आपका विलयन होगा, वैद्युत रसायन होगा, रसायन बलगतकी होगा और आपका पृष्ठ रसायन। ये शुरू के जो 5 चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, इसके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, और यदि पूरा देखते हैं तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएगा, और इस पाँचों चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। तैयार करके जाना पक्का, ठीक है बेटा, पक्का तैयार कर दीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। तो चलिए मैं बिना देर के स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, ये देखिए। पहला क्वेश्चन है आपका, जिसमें बोला जा रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं, यहाँ पे उत्तर भी दिया गया, हमने दिखाया है आपको उत्तर। विलायक के 1000 ग्राम के विलेय पदार्थ के 1 मोल को घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। ठीक है, मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, चाहे विलेय पदार्थ की कोई भी हो, क्योंकि जब विलायक में 1 मोल घोलते हैं तो उसमें प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर रहती है। तो ये बेटा क्वेश्चन पहला था। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए क्वेश्चन ये वाला। मोल प्रभाज से आप क्या क्या समझते हैं। मोल प्रभाज, कहीं कहीं देखिए मोल प्रभाज को मोल अंश मोल भिन्न लिख दी, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अथवा करके मोल अंश भी दर्शाया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर कभी कभी होता है कि कुछ लोग मोल प्रभाज पढ़ के गए हैं, यदि परीक्षा में मोल अंश दे दे या मोल भिन्न देता है तो बाकी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे हम तो मोल अंश पढ़ के आए ही नहीं, ये मोल प्रभाज पढ़े हैं तो मोल प्रभाज ही लिखेंगे। तो इसको तीनों नामों से जाना जाता है, और इसको क्या कहते हैं, इसको उदाहरण से यहाँ पे आपको समझाया गया है, दिखाया गया है। मोल प्रभाज क्या होता है, एक विलेय में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों की कुल मोलों की संख्या के अनुपात को बराबर होता है। ठीक है, ये होता है फार्मूला। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बेटा, उसमें क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नोट करिए फटाफट, हम लोग सॉल्यूशन तो लेते रहिए। अब बोला जा रहा है कि मोलरता को उदाहरण से समझाइए। मोलरता जो है यहाँ पे देखिए उदाहरण लिया गया है और समझाया गया है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोलरता की इकाई जो होती है मोल प्रति लीटर होता है, ये वाला। ठीक है, और ये देखिए उदाहरण के लिए आपको समझाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राउल्ट का वाष्प दाब, देखिए ध्यान दीजिएगा। राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन नियम क्या है, परिभाषित कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाबू, 2019 में है, 9 में है, 8 में है, 12 में, 18 में, 16 में। और इसमें बोला जा रहा है कि राउल्ट का वाष्प दाब अवनमन के नियम, तो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिया गया। बस आप इतना इंपॉर्टेंट समझ लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कोलराउस के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए कोलराउस का जो नियम दिख रहा है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे इसी क्वेश्चन पूछा गया है, कोलराउस के नियम की व्याख्या कीजिए, कोलराउस के नियम को समझाइए। 2-3 तरीके से पूछा जाए तो कोलराउस के नियम को आपको समझाना है। किसी अनंत अंतता पर मोलर चालकता का मान उसके धनायनों तथा ऋणायनों अनंत अंतता पर तुल्यांकी चालकता धनायनों तथा ऋणायनों के अनंत अंतता पर उसके मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था, तो ये आप याद कर लीजिएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, तो ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये भी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो सीरीज। तो यहाँ बोला कि विद्युत रासायनिक श्रेणी के उच्च धनात्मक तत्व निम्न विद्युत धनात्मक तत्वों के उनके लवणों के विलयन के स्थापित कर देते हैं। तो ये बेटा देखिए, ये जो क्वेश्चन है उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 16 की विद्युत रासायनिक श्रेणी के 2 अनुप्रयोग लिखिए, ये आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके 2 प्रयोग भी लिखिए। 2014 से लेकर के बाबू 2005 से लेकर के 14 तक पूछा गया क्वेश्चन है। विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अगला चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ बोला जा रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए, इसके वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। ये भी क्वेश्चन बेटा लाजवाब है, इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोला क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का
मान तथा मात्रक ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप रेडी करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला जा रहा है कि अभिक्रिया की कोटि को परिभाषित कीजिए। यह आणविकता से किस प्रकार भिन्न है, एक उदाहरण देकर समझाइए। एक देखिए 17, 16, 14, 13, 12, 10, 8, 7, 8, 9, 10। देखिए ना कितना बार क्वेश्चन आया, लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उदाहरण देते हुए रासायनिक अभिक्रिया की कोटि को तथा आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन सेम है, बस पूछने का अलग अलग तरीका है इसका। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। हाइडी सुलजे नियम क्या होता है, इस पर लिखना है। स्वर्ण संख्या क्या होता है, इस पर टिप्पणी करना है। पेप्टीकरण क्या होता है, विद्युत कण संचलन क्या होता है। अगर अभी तक नहीं पढ़े हैं तो इन हेडिंग को एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमेशा स्वर्ण संख्या हमेशा पूछा जाता है। हाइडी सुलजे का नियम भी आ सकता है, पेप्टीकरण भी आएगा, और ये भी आपका कन्फर्म है आएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए कितनी बार लगातार आया है क्वेश्चन, दिख रहा है। फिलहाल देखिए 5 से लेकर के 19 तक छापा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। यानी कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसको आप पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्क्रमणी तथा अनुत्क्रमणी कोलाइडों में क्या अंतर है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। ये दिख रहा है बेटा, क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अब इसका आंसर भी यहाँ से नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है बेटा, उसमें बोला जा रहा है क्या, टिंडल प्रभाव क्या है, यह क्यों होता है। टिंडल प्रभाव क्या है, क्यों होता है, या फिर टिंडल प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ बोला जाए कि अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन में से जब तीव्र प्रकाशपुंज प्रकाश है तो इन किरणों का मार्ग नीले प्रकाश द्वारा दृश्यमान हो जाता है, ठीक है। तो ये टिंडल प्रभाव है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन नहीं है बेटा, बस इतना ही क्वेश्चन था। उम्मीद करेंगे आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। ये आपको कैसा लगा क्लास, हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वीडियो को और भी लोग तक पहुँच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।